ओपनहाइमर मूवी को रिलीज हुए थोड़े से दिन हो चुके हैं। मैं मूवी इटसेल्फ मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो मुझे काफी ज्यादा मन है इस मूवी पे बात करने का। मूवी के बारे में मैं थोड़े बहुत स्पॉयलर्स दूंगा, बट आई इंसिस्ट कि आप लोग ये वीडियो को देखो। मूवी को देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लोगे तो मूवी थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओपनहाइमर मूवी जे रॉबर्ट ओपनहाइमर या फिर जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की एक बायोपिक है, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे अमेरिका के बहुत ही ज्यादा फेमस और वेल नोन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, और साथ ही साथ में लॉस एल्मोस नाम की जगह के डायरेक्टर भी थे। अगर आपको पता नहीं है कौन सी जगह है, तो ये वही जगह है जहाँ पर वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब बना था और उसको टेस्ट किया गया था। इस मूवी में ओपनहाइमर ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी, क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए थे और उन सब की क्या उनको वैल्यू चुकानी पड़ी थी, वो सब कुछ दिखाया है। मूवी को 100% समझने के लिए आप लोगों को फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। उस वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे कौन कौन से बड़े बड़े लोग थे साइंस कम्युनिटी के प्रेजेंट थे, उनका काम क्या था, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी वो उसको बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में कम्युनिस्ट कौन लोग थे, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, क्या मोटिवेशन थी, वो सब कुछ पता होना चाहिए। बट अगर तुमको ये नहीं पता है तो ऐसा नहीं है कि तुमको ये मूवी मतलब इंजॉयबल नहीं लगेगी, समझ नहीं आएगी। मुझे भी सब कुछ नहीं पता था, पर मैंने इस मूवी को काफी ज्यादा इंजॉय किया है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के साथ में कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड वाली बात तो टेरेट के साथ ही आती है। नोलन सर ने मूवी के मार्केटिंग टाइम पे बोला था कि उन्होंने इस मूवी के अंदर 0% सीजीआई का यूज किया है, यानी कोई भी सीजीआई का शॉट ही नहीं है मूवी के अंदर। और मूवी को देखने के बाद आई नो कि हाँ, उसकी एक्चुअली में जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मूवी 90% टाइम सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशंस ही है। और वो कन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा है, बट कहीं पर भी तुम हल्का से भी देर बोर नहीं होते। हाँ, बस तुम 1 मिनट के लिए भी मूवी से अपना ध्यान नहीं हटा सकते, क्योंकि तुमने अगर अपना ध्यान हटाया तो तुम बहुत ही ज्यादा की चीजें मिस कर जाओगे मूवी की। 90% मूवी सिर्फ कन्वर्सेशंस है, बट पूरी की पूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो चीजें जिनकी मैं पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा वो है, उनमें से पहला है, जितने भी इसमें लोगों ने काम किया है उन सब की एक्टिंग, मतलब ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग काम किया है हर एक इंसान ने इस मूवी के अंदर। मैं पर्टिकुलरली किसी एक दो इंसान का नाम नहीं लेना चाहता, बट क्योंकि वो बाकियों के काम की इंसल्ट होगी, बट फिर भी किलियन मर्फी, आरडीजे, एमिली ब्लंट, एमी मलिक, और वो बंदा जिसने प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है इन लोगों ने, बहुत ब्रिलियंट काम, सीरियसली। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है पूरी कास्ट की। और दूसरी चीज जो मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद आई वो था इसका बैकग्राउंड स्कोर। मतलब कैरेक्टर उस टाइम पे एक्चुअली में क्या फील कर रहा है तुमको वो चीज फील होगी सिर्फ और सिर्फ इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक की बदौलत। मतलब इसमें एक सीन आता, ऐसे कई सारे सीन आते हैं जिसके अंदर किलियन मर्फी का कैरेक्टर जो कि ओपनहाइमर है, वो काफी ज्यादा टेंस फील कर रहा होता है, वो तुमको उसकी वो टेंशन वो सब चीजें फील होती है सिर्फ स्क्रीन पर देखने पे, क्योंकि इसका म्यूजिक इतना ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है वहां पे। पूरी मूवी के अंदर डिटेल से बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जैसे कि जब बॉम्ब फटता है तो उसका फ्लैश पहले नजर आता है और साउंड इफेक्ट बाद में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। मूवी के अंदर काफी कुछ कलरफुल और काफी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर दिखाया है। हालांकि ये चीज मूवी के एंड होते होते क्लियर हो जाती है, बट तुम्हारे समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि मूवी के अंदर जितनी भी कलरफुल चीजें हैं वो ओपनहाइमर का जो कैरेक्टर है किलियन मर्फी का, उसके प्रोस्पेक्टिव से दिखाया हुआ है। और जितनी भी ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हैं वो सारी की सारी आरडीजे का जो कैरेक्टर है लुइस स्ट्रॉस का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया हुआ है। आरडीजे का भी इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल है, और मैं सीरियसली उनकी भी एक्टिंग की जितनी तारीफ करूँ उतनी ज्यादा कम है, क्योंकि आरडीजे को आयरन मैन के रोल के अंदर देखने के बाद के अंदर उनको किसी भी दूसरे रोल के अंदर देखना ही मुश्किल हो गया था। उनकी डू लिटिल मूवी आई थी, उसके अंदर भी पूरे टाइम पे टोनी स्टार्क वाली ही फाइव आ रही थी। बट इस मूवी के अंदर तुम देखोगे हल्का सा भी पता भी नहीं चलेगा कि इसी बंदे ने टोनी स्टार्क को प्ले किया है, आयरन मैन को प्ले किया है। इतना जबरदस्त काम किया उन्होंने इस मूवी के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट काम। मूवी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 3 घंटे के होने के बावजूद भी ये काफी सारी की इंफॉर्मेशन काफी जल्दी 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 देती जाती है अपन को। मेरा देखते टाइम पे मन कर रहा था कि मैं इसको पीछे करके देखूं बार बार इसको। अगर मैं ये फोन पे या फिर लैपटॉप पे देख रहा होता तो मैंने डेफिनेटली कई बार इसको पॉज भी किया होता और इसको बैक करके भी देखा होता, क्योंकि ये काफी सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी बोल देते हैं, सीन इतनी जल्दी जल्दी शिफ्ट होते हैं कि तुम्हारे माइंड को टाइम ही नहीं मिलता चीजों को समझने का, पूरे चीजों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने का कि वहां पर एक्चुअली में हुआ क्या क्या है। अगर तुम इस मूवी को देखने जा रहे हो तो आई सजेस्ट कि तुम इसको हिंदी में देखना, ताकि थोड़ी ज्यादा अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग रहे तुम्हारे लिए। मैं वर्ड ही भूल गया। बहुत सारी साइंसी चीजें नहीं है इस मूवी के अंदर, नॉर्मल लोगों के लिए को भी इजीली समझ में आ जाएगी, तुम थोड़ा अगर ध्यान लगा देखोगे तो।
ओपनहाइमर के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जब वो बोलता है कि वो वाला बंदा चैन से मरा है क्योंकि उसको कुछ पता है, कभी पता ही नहीं चला। मतलब भाई खेल गया यार बंदा। अगर तुमको समझ में आ गया मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ तो तुमने मूवी देखी है ऑफ कोर्स, और समझ में नहीं आया तो जाके मूवी देख लो, कुछ भी स्पॉइल नहीं हुआ तुम्हारे लिए स्क्रीन के अंदर। देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं काहे की बात कर रहा हूँ। बहुत गजब का सीन है वो। मूवी के दो डायलॉग मेरे पर्सनली फेवरेट है। एक तो वो भगवत गीता वाला, नाउ आई बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। और दूसरा वो डायलॉग जिस जब वो लास्ट के अंदर आइंस्टाइन से बात कर रहा होता है, उसको बोलता है कि मैं तुमको अगर याद है कि मैंने बोला था कि वी माइट स्टार्ट अ चेन रिएक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो आइंस्टाइन बोलता है कि हाँ मुझे याद है। तो ओपनहाइमर बोलता है कि आई बिलीव इट डिड। ये मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल सीन लगा था, बहुत जबरदस्त वाला। मतलब आई बिलीव इट डिड। बहुत मस्त यार। मूवी की मेरी एक बहुत ज्यादा फेवरेट इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल ये थी कि है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते टाइम के अंदर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि वो जैसे ही बॉम्ब को ब्लास्ट करते उससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ही आग लग जाती। और एटमॉस्फेयर में आग लगने का मतलब है एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा होने की नियर जीरो पॉसिबिलिटी थी बट स्टिल पॉसिबिलिटी थी। अब ऐसी पॉसिबिलिटी भी क्यों थी उसके लिए, ये समझने के लिए तुमको न्यूक्लियर बम किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो तुमको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर बम एक्चुअली में न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम बेसिस पे काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर तुमको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है तो इसके अंदर ये लोग एक एटम की न्यूक्लियस को फोर्सफुली तोड़ देते हैं की वजह से वो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी आसपास के दूसरे एटम्स की न्यूक्लियस को फोर्सफुली अलग करने में या फिर डिस्ट्रॉय करने के अंदर काम आती है। और ऐसे ही ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। यूरेनियम वगैरह जो मेटल्स होते हैं ये थोड़े ज्यादा इजी पड़ते हैं ये वाला काम कराने के लिए। इसलिए एटॉमिक बॉम्ब वगैरह चीजें बनाते टाइम में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते टाइम के अंदर ये सारे एलिमेंट्स का ज्यादा यूज किया जाता है। और ये चीज मुझे मूवी देखने से पहले से पता थी तो मैं मूवी देख के ज्ञान नहीं दे रहा तुमको यहाँ पे। और हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, अगर तुमको सही चीज़ पता है तो मुझे कमेंट्स करने नहीं बता देना। और अगर यही सही है तो मुझे वो भी बता देना कि हाँ भाई ये सही है। ये थे मेरे थॉट्स ओपनहाइमर मूवी के ऊपर। तुमने अगर ये देख लिया तो मुझे कमेंट्स करना बताना तुमको ये कैसी लगी। और नहीं देखी हो तो जाओ देख के, फिर देख के मुझे बताना तुमको कैसी लगी। मूवी के अंदर किलियन मर्फी की एक्टिंग से मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था सीरियसली कि मैंने अब पीकी ब्लाइंडर्स देखना चालू कर दिया है। उस पर भी वीडियो जल्दी आएगा, तो अगर तुमको वो देखनी है तो सब्सक्राइब करो। Until then, this was your Devil Boy Devansh, and you are watching The Will of D. Bye bye.